नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आपकी अपने परिवार की सुरक्षा और खुद की अपने हाथों में है। और सुरक्षा तभी हो पाएगी जब आप मास्क पहनेंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। यूपी में गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि मरीजों को पेड़ के नीचे लिटाकर इलाज हो रहा है। और ऐसी ही एक तस्वीर जेवर इलाके से सामने आई, जहां मेवला गोपालगढ़ गांव में अस्पतालों में इलाज के इंतजाम नहीं होने की वजह से मरीज पेड़ों के नीचे इलाज करवाते दिखाई दिए। बताया गया कि करीब 3000 की आबादी वाले इस गाँव में कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को अब भी कोरोना के लक्षण है, लेकिन टेस्टिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं। तो गांव पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। आप समझिए गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीरें, जहां पर लोग खुले मैदान में पेड़ के नीचे इलाज करवाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में भी शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बनकर टूटने लगा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने गांव में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई है। हालांकि टेस्ट के समय भी बद इंतजामी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर सरगुजा जिले से सामने आई। सरगुजा के लखनपुर इलाके में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। इस बीच लोग कोरोना नियमों से पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। बताया गया कि जांच के समय गाँव में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आने की पुष्टि हो रही है। हम लोग जैसे कोविड का जैसे एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दिन भर में करीब 150 करीब हम लोग जांच कर दे रहे हैं। और ये स्वयं से आने वाले लोग हैं, तो उनको हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम 40 से 45% इतने लोगों का पॉजिटिव आ रहा है मतलब अभी हमारा एंटीजन टेस्ट में। अब डरेंगे तो क्या होगा, अब काम तो करना ही है। यहाँ हम लोग सभी पूरी टीम मेंबर, मैं और सभी टीम मेंबर, चिकित्सक, सभी लोगों का साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं। डरेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको अपने समाज को बचाना है, हमको खुद को बचाना है। बिहार के छपरा में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना से मौत हो रही है। इसके बावजूद गांव के लोगों का आरोप है कि वहां का अस्पताल बंद पड़ा है। गांव के लोग कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दहशत में हैं और उनका आरोप है कि कई लोगों की मौत होने के बावजूद गांव में अब तक सैनिटाइजेशन नहीं किया गया। मेरे गांव में लगभग 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है पूरा पंचायत में। कोई कोविड से पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो घर में आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को और लोकल डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। नहीं, कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं आया है अभी तक। न बड़े पदाधिकारी लोग आया है स्वास्थ्य विभाग का कोई। देश में कोरोना के आंकड़े भले ही कुछ कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरों के बाद अब गांव में वायरस ने अपनी जड़ें जमाने शुरू कर दी है। आलम यह हो चुका है कि देश के सैकड़ों गांव से अलर्ट करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। मुसीबत इस बात की भी है कि एक तो गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का पहले से ही टोटा है, उस पर जागरूकता का अभाव लोगों की जान लेने पर आमादा है। तो 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। टीके नहीं लगे आप लोगों को? क्या कारण है? यहाँ टीका केंद्र नहीं है कोई? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गांवों को शहरी सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन शहर के रास्तों से गांव की पगडंडियों तक पहुंची महामारी ने उस रीढ़ को भी तोड़ने की ठान ली। अभी तक जिस कोरोना की वजह से शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, अब वैसा ही हाहाकार, वैसा ही मातम गांवों की चार दीवारी को चीरकर बाहर आने लगा है।
गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही रॉकेट साइंस की तरह हैं और अब महामारी का दानव बची हुई व्यवस्थाओं को भी लीलने को आमादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में दबे पांव दाखिल हुआ कोरोना चुनौतियों की नई लहर लेकर सामने आ गया है। ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव की तस्वीरें हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर इस गांव ने कोरोना की ऐसी दहशत देखी है कि हर चेहरे पर उस दहशत का असर साफ नजर आता है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी महामारी की चपेट में हैं। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम, स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, ना कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं। 19 अप्रैल से लेकर आज तक इनकी डेथ हो चुकी है। एक आज भी हुई है। ना कोई टेस्टिंग है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। यहाँ मुसीबतों की कोई थाह नहीं। जिधर नजर डालेंगे वहाँ भारी असुविधाएं हैं। न मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, न टीका लगाने की किसी पर जिम्मेदारी है, न गांव में कोई टेस्टिंग सेंटर है। सबसे नजदीक का टेस्टिंग सेंटर भी 15 किलोमीटर दूर है। झोला छाप डॉक्टर ही यहाँ लोगों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। गांव के हालात बिगड़े तो प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये सुविधा भी महज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो ना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे। कुछ देर यहाँ बैठे रहे और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं और हाँ। रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं। यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। सैनी गांव की चुनौतियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। गांव में इकलौता टीकाकरण केंद्र सालों से बंद है। गटर के पानी ने सालों से बंद सरकारी सेंटर पर कब्जा कर रखा है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कोई टीका भी का नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे? किसी को टीके नहीं लगे। तो जहाँ माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने गांव को कुछ नहीं दिया। यहाँ राजेश पायलट के नाम पर 100 बेड का अस्पताल भी कभी बनाया गया था, लेकिन आज यह अस्पताल अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। उम्र से पहले जर्जर हो चुके अस्पताल को कोरोना केयर सेंटर बनाया जा सकता था। आसपास के 10 गांव के लोगों को इससे राहत मिल सकती थी, लेकिन ये भी न तो अस्पताल को नसीब था और न ही सैनी गांव के लोगों को। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है, जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक और गांव की कहानी देखिए। इस गांव का नाम है लखनौली। 1983 में इस गांव में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन वादों और दावों की लहर के बीच अब तक अस्पताल इस गांव के हिस्से नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुव्यवस्थाओं के कचरे का ढेर इस गांव के लोगों को जरूर नसीब हुआ है। हमें गांव वाले लेकर आए हैं इस जगह जिनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल की जमीन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना अस्पताल की कोई बिल्डिंग नजर आ रही है, ना कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं तो कुछ जानवर, गोबर, घास और कूड़ा।
तो ये स्थितियां गांव की है। क्या गांव के लिए ये कब जमीन आप लोगों को आवंटित की गई थी? 1984 में। और अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने इसके लिए लिखा? कितनी बार गए, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल कह दी हाँ करेंगे करेंगे, बस इतना कह दें, कुछ नहीं हुआ तक। मुसीबतों के पहाड़ के बीच गांव तक कोरोना का पहुंचना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यहाँ भी न तो कोई टेस्टिंग सेंटर है, न दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी और न ही वैक्सीनेशन सेंटर। अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि महामारी के इस दौर में गांव किस संकट से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस आए होंगे, कहाँ जाते हैं लोग? नोएडा सेक्टर 31 में 30 में बना रखी है हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है, नहीं जा पाते हर लोग। 30 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से। 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी पे जिला चिकित्सालय। अच्छा, जिला चिकित्सालय यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑक्सीजन वगैरह की जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी कमी रहती है? वो कमी रही है बहुत ज्यादा। कई लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन कमी से, कई लोग हमारे यहाँ मर चुके हैं। किलोमीटर 500-600 रुपए का आता है, मैं उसे 7,000 रुपए खरीद के लेके आया हूँ खुद। 7,000 रुपए का खरीद के लेके। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर टेस्टिंग की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। गौतम बुद्ध नगर से करीब 90 किलोमीटर दूर ये बागपत का ढीकोली गांव है। यहाँ भी कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में लोगों का दावा है कि गांव में अब तक 3 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर गांव अब तक हाशिए पर है। न गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है, न किसी जिम्मेदार अधिकारी की गांव में तैनाती की गई है। उस पर खंडहर में तब्दील अस्पताल इनकी दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये बागपत का ढिकोली गांव है, जहां की 15,000 से ज्यादा की आबादी है। गांव वालों का कहना है कि 3 से ज्यादा मौत अभी तक जो है गांव में कोरोना से बुखार से हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है गांव में बुखार से पीड़ित हैं। यहाँ गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, चूंकि 15,000 की आबादी है। पूरे गांव पर एक CHC PHC भी नहीं है। यहाँ जो अस्पताल बना था पिछले 50 सालों से खंडर पड़ा हुआ है। गाँव वालों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यूपी के सहारनपुर जिले में भी गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में एक नहीं कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से होने वाली मौत का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से रोजाना 6 से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांवों के लिए अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। हैरानी इस बात की है कि कोरोना काल में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवाएं भी गांव तक नहीं पहुंची। काफ़ी मौतें हो गई। कितनी मौतें हुई होंगी लगभग? देखो जी, अगर एक हफ्ते की बात कर लें हम जी 40-45 से हो गई होंगी। 40-45 हो गई। तो मदद मिल पा रही है स्वास्थ्य विभाग वगैरह से? किस तरह की कोई ऐसी खास मदद नहीं है जी। बिल्कुल बेकार स्थिति है जी। कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही किसी के लिए भी। कुछ भी चीज़ नहीं है, किसी भी कोई मेडिसिन इस वक्त प्रोवाइड नहीं है। यहाँ तक कि ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गांव-गांव तक फैला वायरस का ये बारूद लगातार लोगों की जान लेने पर आमादा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पहले ही इन गांवों पर किसी अभिशाप से कम नहीं है। उस पर जागरूकता का अभाव भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है। जाहिर है शहरों से होकर गांव तक पहुंची कोरोना की ये चुनौती सरकार और सिस्टम के लिए एक नया सिरदर्द है। ये एक बड़ी वजह है कि गांवों के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी सरकार ने युद्ध स्तर पर अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर बड़ी बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में कोरोना की वैक्सीनेशन की स्थिति और दूसरे मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बैठक में पीएम ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने गांव में कोरोना की स्थिति पर चिंता जाहिर की और गांव में घर घर जाकर जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा गांवों तक ऑक्सीजन पहुंचाने को कहा। जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा। पीएम ने वेंटिलेटर की ट्रेनिंग पर जोर दिया। साथ ही आशा वर्कर को सक्षम बनाने को कहा। ये बहुत जरूरी है कि गांव-गांव तक जागरूकता का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाए, क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिसके जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। खास बात यह है कि जिन गांवों में ऐसे दुखद हालात से सबक लिया और समझदारी दिखाते हुए एहतियाती कदम उठा लिए, उन गांव में कोरोना ना तो अपने पैर पसार सका है और ना ही कोरोना की वजह से उन गांव में लोगों की मौत हुई।
समय रहते सबक लेने वाले मध्य प्रदेश और हरियाणा के गांव की कहानी देखिए और समझिए कि आखिर कैसे कोरोना की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगाया जा सकता है बल्कि कोरोना की वजह से होने वाली मौत के आंकड़ों को भी रोका जा सकता है। कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया। गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की है। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण हैं उनमें? लक्षण जो तो 7 से 8 लोगों के आए थे जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी जी। तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा जो वहाँ से सरपंच साहब आते हैं वो चेक करवाएंगे जी, उसको जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है
हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब चीज उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए हैं कि बाहर का आदमी, कोई भी व्यक्ति है, वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गाँव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था गाँव ने अंदर ही कर रखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहाँ मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया, बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं, बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हम इस पंचायत भवन है जिसे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए, पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है। खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं, बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार। तो इसका आपको लोगों से उतना, जैसे कहते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही
जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान टाउटे का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक टाउटे 18 मई तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। इस बीच बारिश के साथ ही 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफान का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पर भी हो सकता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में बिजली भी चमकी। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई के समुद्र किनारे एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। वहीं दहिसर, बीकेसी और मुलुंड के जंबो कोरोना अस्पताल को खाली किया गया है। वहां इलाज करवा रहे कुल 580 मरीजों को सुरक्षित अस्पतालों में भेजा गया है। टाउटे तूफान को लेकर गुजरात सरकार ने भी कमर कस ली है और हर विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव की निगरानी खुद सीएम रूपाणी ने अपने पास रखी है। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के अलग अलग तटों पर 24 एनडीआरएफ और 5 एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक टाउटे 18 मई की दोपहर बाद साइक्लोन टाउटे गुजरात के पोरबंदर से नलिया के बीच से गुजरेगा। तब उसकी रफ्तार 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की संभावना है। मछुआरों और समुद्र किनारे बसे लोगों को पक्के मकानों में सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही टाउटे से प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों से गुजरने वाली कई ट्रेनों के भी रूट बदल दिए गए हैं। अगले 12 घंटे में उसका इंटेंसिफिकेशन होके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा एंड 24 घंटे में यानी कल सुबह तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्ली होगा और उस साइक्लोन का जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा 18th आफ्टरनून और इवनिंग तक और उसका विंड स्पीड रहेगा 145 टू 155 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 165 किलोमीटर पर आवर। टाउटे पर जारी चेतावनी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया और आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जाएं। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर राज्यों में भ्रम की स्थिति दूर करने की कोशिश की और भरोसा दिया कि जुलाई तक भारत के पास वैक्सीन की 51 करोड़ से ज्यादा डोज और अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज मौजूद होंगी। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है हर स्तर पर, लोगों के बीच में भी, स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच में भी और टेलीविज़न चैनल्स पर भी। सारे देश में 18 करोड़ 4 लाख
57,579 डोजेज जो हैं वो सारे देश में दी गई हैं विभिन्न कैटेगरी के लोगों को प्रायोरिटाइज करके। कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए यूपी में लॉकडाउन 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रेहड़ी पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे करीब करोड़ लोगों का फायदा होगा। इसके साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। एक हफ्ते के लिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जाएगा। वो अब 24 मई के 7 बजे सुबह तक की लागू रहेगा। ये एक निर्णय लिया गया और बड़ा निर्णय लिया क्योंकि आजीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है और जो प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर फ्री राशन 3 महीने के लिए दिया जाएगा। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस के लगातार सामने आ रहे मामलों ने यूपी सरकार की परेशानी को बढ़ाया है। ताजा मामला लखनऊ के केजीएमयू से सामने आया है, जहां कोरोना का इलाज करवा रहे 13 मरीजों में ब्लैक फंगस से संक्रमित हुए हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी मेडिकल कॉलेजों, सीएमओ और सभी जिलों में डॉक्टरों को ब्लैक फंगस के इलाज से जुड़ी जरूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग देने को कहा है। साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सभी प्रकार की दवाओं को भी तुरंत इंतजाम करने का आदेश दिया है। कुछ लोगों में ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी का भी जानकारी में आई है। इस बारे में लोगों से जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत चिंतित हैं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वह एक्सपर्ट कमेटी जो प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति डॉक्टरों की जो है बनाई हुई है, उस विशेषज्ञ समिति से जो है वो राय लेकर एक निर्देश जारी किया करें और उन्होंने इस प्रकार के निर्देश जारी करे भी हैं। देश भर में तेजी से पैर पसार रहे ब्लैक फंगस के खतरे ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भी दस्तक दे दी है। भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दिए हैं। लेकिन अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाएं नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ाई है। यही वजह रही कि ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला ने इलाज के लिए दवाएं मुहैया करवाने की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम लिखा प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा। ये ब्लैक फंगस बीमारी है, तो यहाँ से नाक से यहाँ से ये यहाँ मेरे पेन रहता है और धीरे धीरे बढ़ता ये थोड़ा और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री साहब से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे वो इंजेक्शन अवेलेबल करा दे जिससे मेरा ऑपरेशन हो सके और ये बीमारी फैले नहीं, वरना फैल के मेरे आँख में और जगह फैल जाएगी बहुत ज़्यादा। कोरोना की दूसरी लहर अपने साथ काला जहर लेकर आई है। इस काले जहर का नाम है ब्लैक फंगस। खतरनाक बात यह है कि कोरोना के जो मरीज ठीक हो गए हैं उनमें से कई लोगों पर ब्लैक फंगस का काफी घातक हमला हुआ है। महाराष्ट्र में 10 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी, तो वहीं गुजरात में 100 से ज्यादा लोगों को ब्लैक फंगस ने बेहाल कर दिया है। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस, ये कितना खतरनाक है, क्या ये कोरोना से ही जुड़ी हुई कोई बीमारी है? इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का काला हमला। महामारी में ब्लैक फंगस की मुसीबत। ब्लैक फंगस पर हर सवाल का जवाब। कोरोना महामारी के साथ नई मुसीबत मरीजों के लिए घातक साबित हो रही है। कोरोना के कई मरीज म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में अब तक ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन में भी इसके कई मरीज हैं। वहीं गुजरात के सूरत समेत कई जिलों में अब तक ब्लैक फंगस के सैकड़ों मरीज मिल चुके हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी आई है। कोरोना महामारी के बीच तेजी से बढ़ रहे म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकर माइकोसिस है।
आम भाषा में इसे काली फफूंद भी कहते हैं। ये म्यूकर फफूंद की वजह से होता है। म्यूकर आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। नमी वाली जगह पर पैदा होता है। फंगस है। इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक हुए 10 मरीजों की आंखों में ब्लैक फंगस ने इतना घातक हमला किया कि ऑपरेशन करके उनकी आंखें निकालनी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग वायरस से लड़कर ठीक हो रहे हैं, उनमें से कई मरीजों में ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। ICMR ने ब्लैक फंगस के लक्षण को पहचानकर फौरन इलाज की सलाह दी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके शुरुआती लक्षण की जानकारी नहीं हो पाती। हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या होते हैं। ब्लैक फंगस में नाक बंद हो जाती है। नाक और आंखों के पास दर्द रहता है। जबड़े में लगातार दर्द रहता है। लगातार बुखार, सिर दर्द, खांसी रहती है। सांस फूलती है और खून की उल्टियां होती हैं। आंखों में जो है लालीपन आना, या फिर जो है सांस लेने में जो है दिक्कत होना, नाक में जो है इरिटेशन होना, खुजली होना, इन चीज़ों से, या फिर जो है लूज मोशन होना, ये ब्लैक फंगस के जो है लक्षण हैं, जो इस समय जो है कोविड-19 के पेशेंटों में जो है हम लोगों को मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ही ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से क्यों बढ़ा है? क्या कुछ खास लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए, या सभी लोगों पर ये हमला कर सकता है? कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों को खास ध्यान रखना होगा। कोरोना से पहले दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा खतरा है। डायबिटीज के मरीजों में सबसे तेजी से हमला करता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को आसानी से शिकार बना लेता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस उन कोविड पेशेंटों के लिए ज़्यादा हानिकारक है जो डायबिटिक हैं और उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हैं ज़्यादा हैं, यानी कि ओल्ड एज है और साथ ही साथ डायबिटीज़ अगर है, तो ऐसे पेशेंटों में म्यूकोमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा है और साथ ही साथ जो है ये उनके ऊपर जो है भारी भी पड़ रहा है। ब्लैक फंगस की वजह से कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये इतना घातक है कि इससे जान भी जा सकती है? ICMR के मुताबिक ब्लैक फंगस से ब्रेन, फेफड़े और त्वचा पर काफी बुरा असर पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कुछ मरीजों में जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जाती है। समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस की सही पहचान और अगर उसका उपचार यानी कि इलाज अगर जो है सही समय से नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये खाली आंखों में ही नहीं, ये फेफड़ों में और भी जगह, स्किन में भी जो है इसका इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, जिससे जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। ICMR के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें अपने खून में शुगर की मात्रा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड लेने से इम्यूनिटी कुछ वक्त के लिए थोड़ी कमजोर हो जाती है। इस स्थिति में ब्लैक फंगस को हमला करने का मौका मिल जाता है। तो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं। डायबिटीज का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि कोविड हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, म्यूकरमाइकोसिस कैन हैपन। कोरोना से ठीक हुए मरीजों और बाकी लोगों को ब्लैक फंगस से बचने के लिए कुछ खास बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ICMR की सलाह है कि ब्लैक फंगस के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। कोरोना के इलाज के बाद नाक बंद होने पर जरूरी जांच करवाएं। ब्लैक फंगस का इलाज अपने आप करने की कोशिश ना करें। कोरोना से ठीक हुए मरीज साफ सफाई का खास ख्याल रखें। धूल और गंदगी वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। बागवानी या मिट्टी में काम करते वक्त हाथ और पैर को ढकें। ब्लैक फंगस से यानी म्यूकोमाइकोसिस से बचने का
जो उपाय है वो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी यानी कि अपने खान पान को अच्छा रखें, स्वच्छ रखें, और जो मास्क आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली जो है आप चेंज करते रहें, गीले मास्क मत पहने, और आसपास के जो ये इस समय का जो ह्यूमिड वेदर है उसके ख्याल रखते हुए अपने आसपास जो है सफाई रखें, तो आपको फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकोमाइकोसिस जो है नहीं हो। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वायरस से पीड़ित होकर ठीक हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है वो कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन वायरस के हमले के बाद तमाम तरह की दवाएं और शरीर पर उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई। ब्लैक फंगस को इसी समय तेजी से हमले का मौका मिल जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस हमले को शुरुआती दौर में ही पहचानना जरूरी है ताकि घातक होने से पहले ही इलाज शुरू किया जा सके। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम में रामघाट के किनारे बीते करीब 1.5 महीने में शवों को गंगा नदी के किनारे रेत में दफन किया जा रहा है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर शव को दफन किया गया है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार की ही परंपरा है। श्रृंगवेरपुर धाम में प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले यहाँ पर हर रोज 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अप्रैल के बाद जब कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो श्रृंगवेरपुर घाट पर हर दिन शवों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे श्रृंगवेरपुर घाट पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी हो गई और लकड़ी ठेकेदारों ने भी लोगों से दाह संस्कार के लिए ज्यादा पैसे वसूलने शुरू किए, जिसके बाद लोगों ने मजबूरी में दाह संस्कार के बजाय शवों को दफनाना शुरू किया। हालांकि जून जुलाई में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शवों के रेत से बाहर निकलने की आशंका है। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है, जलाने वाले कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 6,000। अब जिसकी कीमत 1,500 1000 रुपये थी यार कुछ महीने पहले, वो चीज़ ऐसा किया जा रहा है। यहाँ आग देने वाले जिसको 20-30 रुपये का काम था वो 100-100 रुपये मांग रहे हैं। सब ज़बरदस्ती दमंगई है। हम गरीब आदमी वहाँ से लेके चले आए हैं, कुछ है नहीं, लाश को लाए हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा।